नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर जो 20 है उसका नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जल परिवहन। लेकिन जल परिवहन से पहले ये छोटा सा टॉपिक वायु परिवहन का बच गया था, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि भारत में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए अनुकूल दशाएं कौन सी हैं। कोई दो दशाओं का नाम लिखिए, है ना। तो भारत में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए ऐसी कौन सी अनुकूल दशाएं हैं जिनकी वजह से भारतीय जो वायु परिवहन है वो विश्व के प्रमुख वायु परिवहनों में गिना जाता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हवाई अड्डों के निर्माण के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं भारत में। पहली जो है भारत का विशाल आकार का होना। भारत का विशाल आकार का होना, तो पहली विशेषता तो यही हो गई। जब विशाल आकार है भारत का, तो भारत के एक भाग से दूसरे भाग में वायु परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो जब विस्तृत क्षेत्र होगा तो वहाँ पे अधिक तीव्रता के साथ में पहुँचने के लिए या यूँ कहीं कम समय में आवागमन के लिए वायु परिवहन की आवश्यकता महसूस हुई, और इसी कारण भारत में हवाई अड्डों का तीव्र गति के साथ में निर्माण हुआ है। भारत का विकास विशाल आकार का होना। उसके बाद में दूसरी जो अनुकूल दशा है वो क्या है, भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है, भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर है। उसके बाद में तीसरी जो है विशेषता वो देखिए, वायुयान निर्माण के लिए पर्याप्त एल्यूमिनियम की उपलब्धता का होना। आपको पता है कि वायुयान जैसे जो तीव्र गति से चलने वाले जो परिवहन के साधन हैं, वायुयान या हेलीकॉप्टर जिनको बनाया जाता है वो एल्यूमिनियम धातु से बनाए जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। उच्च गलनांक वाली धातु होती है ये, गर्म होने पर भी ये पिघलती नहीं है जल्दी से, है ना। तो इसलिए एल्यूमिनियम की धातु यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे वायुयान अधिक उन्नतशील अवस्था में विकसित हो पाया है। उसके बाद में 4 नंबर जो है उत्तम तकनीकी ज्ञान का उपलब्ध होना। भारत में तकनीकी ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये भी एक प्रमुख कारण है। उसके बाद में समतल व कठोर भूमि की उपलब्धता का होना। आपको पता होगा कि समतल व कठोर जो भूमि होती है उस भाग में या उस भूमि पर जो एयरपोर्ट होते हैं उनको आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जो माल वाहक जो वायुयान होते हैं उनको भी उन भागों पे या उन एयरपोर्टों पर आसानी से उतारा जा सकता है। नीचे जो ज़मीन जो होती है, भूमि जो होती है वो धंसती नहीं है और एयरपोर्ट आसानी से बना लिए जाते हैं। उसके बाद में 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए, विशाल जनसंख्या के कारण वायु परिवहन की मांग का होना। भारत, आपको पता है कि भारत जो है वो विश्व में दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या में, और अधिक जनसंख्या के कारण वायु परिवहन की अधिक मांग होगी, है ना। तो वो अधिक मांग के कारण वायुयान या यूँ कहें वायु परिवहन अधिक विकसित हो पाया है। उसके बाद में देश का आर्थिक विकास का मजबूत होना। देश का आर्थिक विकास मजबूत है इसलिए वायु परिवहन अधिक विकसित हुआ है। देश का विशाल पर्यटन उद्योग का होना। अब जो पर्यटन स्थल हैं उन पर्यटन स्थलों तक भी वायुयानों के द्वारा सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, वायु परिवहन के द्वारा सुविधाएं प्राप्त की मतलब प्रदान की जाती हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण हो गया। अब देखिए, आज हम नया जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं जल परिवहन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहली बात तो हमने लास्ट क्लास में कर ली थी कि जल परिवहन जो है वो लंबी दूरियों के लिए सबसे सस्ता परिवहन का साधन माना जाता है। देखिए यहाँ पे ये बात भी लिखी हुई है, जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि जल परिवहन में परिवहन मार्गों जो परिवहन जल के ऊपर जो परिवहन मार्ग होते हैं, परिवहन मार्गों के निर्माण व रख रखाव का मतलब होता है देख रेख की समस्या नहीं रहती है। एक बार बस वो रूट तय कर दिया जाता है कि इधर से जल के ऊपर से जल परिवहन की सुविधाएं प्राप्त करनी हैं, तो वहाँ पे बस मार्ग को चिन्हित किया जाता है। उसके बाद में वहाँ पे मार्ग को किसी प्रकार का रख रखाव जो है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तथा इस परिवहन के द्वारा भारी भरकम का मतलब समझते हो कि बड़े आकार के जो सामान होते हैं उनको सुरक्षित परिवहन किया जाता है। बड़े बड़े जो भारी भरकम जो सामान होता है जहाज़ों में लादा जाता है और जहाज़ों के द्वारा उसे भी लंबी दूरियों तक पहुँचा दिया जाता है। जल परिवहन पर प्राचीन समय में चोल राजाओं का एकाधिकार था। भारत में प्राचीन समय से ही जल परिवहन उन्नतशील अवस्था में रहा है। चोल राजाओं का एक समुद्री शक्ति में एक बहुत बड़ा बेड़ा था जहाज़ों का, तो चोल राजाओं का एकाधिकार रहा है। तथा पिछली शताब्दी तक भारत में भी अनेक नदियों में जल परिवहन का विकास किया गया है। पिछली शताब्दी में भारत में भी अनेक जो नदियाँ हैं उन नदियों में जल
परिवहन का विकास किया गया है। रेल परिवहन के द्वारा आंतरिक जल परिवहन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है, क्योंकि स्थल भागों के ऊपर अब आंतरिक जल परिवहन मतलब आंतरिक जो नदियां हैं, आंतरिक जो सागर हैं, आंतरिक जो नहरें हैं, उनमें ही तो प्राप्त होगा आंतरिक जल परिवहन। तो आंतरिक जल परिवहन रेल परिवहन के विकसित या रेल परिवहन के प्रारंभ होने के बाद में आंतरिक जो जल परिवहन है वो आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है, किंतु जल परिवहन की उन्नत विकास की पर्याप्त संभावनाएं भारत में है। किंतु जल परिवहन की उन्नत विकास की पर्याप्त संभावनाएं भारत में है। अब देखिए नोट की बात हम कर लें। भारत जल परिवहन के दृष्टिकोण से विश्व में 16वां स्थान रखता है। भारत जल परिवहन के दृष्टिकोण से विश्व में 16वां स्थान रखता है। भारत जल परिवहन के दृष्टिकोण से विश्व में 16वां स्थान रखता है। भारत जल परिवहन के दृष्टिकोण से विश्व में 16वां स्थान रखता है। ये नोट के रूप में आप ध्यान कर लेंगे। भारतीय जल परिवहन को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भारतीय जो जल परिवहन है उसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें देखिए आंतरिक जल परिवहन कह दीजिए, महासागरीय जल परिवहन कह दीजिए, 2 नाम हो गए ना। अब इनके 2 नाम और हैं। आंतरिक जल परिवहन को आप क्या कह रहे हैं? अंतरसागरीय परिवहन। अंतरसागरीय, इसको जल को काट देना, ये रहने भी देना। अंतरसागरीय जल परिवहन, ठीक है, इसको रहने देना। अंतरसागरीय जल परिवहन हो गया दूसरा नाम। महासागरीय जल परिवहन का दूसरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। इसको आप काटना चाहें तो काट दें, एक एक नाम लिखना चाहें तो एक एक लिख देंगे, 2 नाम लिखना चाहें 2 लिख देंगे ऑब्लिक लगा करके। ये यहाँ से आंतरिक जल परिवहन ऑब्लिक अंतरसागरीय जल परिवहन, दूसरा महासागरीय ऑब्लिक अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, इस प्रकार से आप लिख देंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे आंतरिक जल परिवहन की। आंतरिक जल परिवहन की बात कर लें। वर्तमान समय तक 14,500 किलोमीटर तक आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत आता है। कितनी दूरी जो है आंतरिक जल परिवहन के भीतर, या यूँ कहें आंतरिक जल परिवहन की लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर तक आंतरिक जल परिवहन की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें नदियों व नहरों का सर्वाधिक योगदान है। इस 14,500 किलोमीटर की जो दूरी के अंदर जो आंतरिक जल परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसमें नदियों व नहरों का विशेष योगदान है। इसमें से बड़ी नदियों के 3700 किलोमीटर लंबे मार्ग यंत्रीकृत नौकाओं के द्वारा नौगम्य हैं, मतलब तकनीकी से युक्त नौकाएं चलाई जाती हैं 3700 किलोमीटर में लंबी नदियों में या बड़ी नदियों में, तथा 4300 किलोमीटर नौगम्य नहरें भी उपलब्ध हैं। और 4300 किलोमीटर नौगम्य नहरें भी उपलब्ध हैं, जिनमें से 900 किलोमीटर लंबी नहर मार्ग ही यंत्रीकृत है। 4300 किलोमीटर में से 900 किलोमीटर जो दूरी है उसमें ही नहर मार्ग जो है उसमें यंत्रीकृत नौकाएं चलाई जाती हैं। देश के सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग क्रमश है। देश के सर्वाधिक आंतरिक, अब ये भी यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान करना है। देश के सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग क्रमश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर असम है, केरल है, बिहार है व उड़ीसा है। ये भी आप ध्यान कर लेंगे। यहाँ पे देखिए नोट में फिर एक क्वेश्चन आ गया 27 अक्टूबर 1986 को, ये ध्यान करेंगे आप। 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है ना। भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया, IWWAI। आई का मतलब क्या हुआ? इंडियन, फिर डब्लू का मतलब क्या हुआ? वाटरवे। 2 डब्लू है ना, तो पहले का वाटर हो गया, दूसरे का वे हो गया, WAY। वे मतलब रास्ता या मार्ग, और ए का मतलब अथॉरिटी हो गया, फिर आई का मतलब इंडिया हो गया, ठीक है ना। तो ये प्राधिकरण है, इसका गठन 27 अक्टूबर 1986 को किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा स्थायी जलमार्गों का विकास करने के लिए मुख्य रूप से 6 जलमार्गों को, कितने जलमार्गों को? 6 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। देखिए यहाँ पे नदियों में, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा नदियों में, द्वारा जो शब्द लिखा हो उसके आगे आप ये शब्द भी जोड़ सकते हैं, नदियों में। केंद्र सरकार के द्वारा नदियों में स्थायी जलमार्गों का विकास करने के लिए मुख्य रूप से 6 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। 6 जलमार्ग जो हैं उनको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जो निम्न प्रकार से हैं, जिनका अध्ययन हम करेंगे।
देखिए यहाँ पे 6 पूरे जो हैं। पहला क्या है, गंगा नदी में हल्दिया से इलाहाबाद। गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब इसमें हल्दिया नामक जो स्थान है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, इलाहाबाद आपके उत्तर प्रदेश में है। तो हल्दिया से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया इसको। और इसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर। कितनी है ये, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1620 किलोमीटर की दूरी है ये। और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी में धूबरी से सादिया, ये दोनों ही स्थान कहाँ हैं, ये दोनों स्थान असम में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में धूबरी से सादिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। लंबाई कितनी है, 891 किलोमीटर। उसके बाद में 3 नंबर जो है, केरल में चंपकारा नहर, केरल में चंपकारा नहर राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया इसको। और इसकी लंबाई कितनी है, 14 किलोमीटर। उसके बाद में 4 नंबर जो है, केरल के पश्चिमी तट पर, केरल के पश्चिमी तट पर कोलम कोटापुरम खंड नहर, कोलम कोटापुरम खंड नहर, लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर है। उसके बाद में केरल में उद्योग मंडल नहर, उद्योग मंडल नहर जिसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। तो केरल में 3 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए। उसके बाद में असम में भागा से लखीपुर, असम में भागा से लखीपुर, लंबाई कितनी है, 11 किलोमीटर। उपरोक्त राष्ट्रीय जलमार्गों को और अधिक विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2015 विकसित किया या पारित किया। इन जो 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनको और अधिक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2015 पारित किया। आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधाएं। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है। आंतरिक जल परिवहन के विकास में, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। आंतरिक जल परिवहन के विकास में बाधाएं, आंतरिक जल परिवहन जो है उसके विकास में कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जिनकी वजह से आंतरिक जल परिवहन समस्याग्रस्त बना हुआ है या समस्याग्रस्त रहता है। आंतरिक जल परिवहन के विकास में अनेक प्रकार की प्राकृतिक बाधाएं आती हैं। कौन सी बाधाएं आती हैं, प्राकृतिक बाधाएं आती हैं, जिनमें से मुख्य बाधाएं निम्न प्रकार से हैं। 1 नंबर जो पहली जो बाधा है आंतरिक जल परिवहन में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उनमें से पहले क्या है, नदियों का मौसमी या बरसाती होना। 1 नंबर क्या है, नदियों का मौसमी या बरसाती होना। आपको पता है कि अधिकांश नदियां जो हैं भारत में हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं, मुख्य जो नदियां हैं वो ही सिर्फ नित्यवाही नदियां हैं। और दक्षिण भारत में बहने वाली सभी नदियां क्या हैं, दक्षिण भारत में बहने वाली सभी नदियां मौसमी या बरसाती नदियां हैं, जो मौसम या वर्षा ऋतु में ही उनमें जल उपलब्ध हो पाता है। और वर्ष के अन्य जो समय होता है वर्ष का, उसमें उनमें जल परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो नदियों का मौसमी या बरसाती होना, मौसम के अनुसार ही नदियों का बहना या बरसात में ही नदियों का बहना, है ना, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। अधिकतर नदियों के जल स्तर में परिवर्तन होना, अधिकतर जो नदियां हैं उनके जल स्तर में परिवर्तन हो जाता है। आपको पता होगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, है ना, और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। तो कोसी नदी है, दामोदर नदी है, तो ये ऐसी नदियां हैं जिनमें कोई अनुमान नहीं है, कभी भी जल घट सकता है, कभी भी जल बढ़ सकता है, बाढ़ तक आ जाती है कभी कभी, तो इससे भी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है ना। तो जल स्तर में परिवर्तन हो जाता है, और जिन नदियों के जल स्तर में परिवर्तन होता रहता है उन नदियों में जल परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो अधिक समस्या देने वाली होती हैं। 4 नंबर जो है, 3 नंबर देखिए, नदियों में जल प्रपातों का अधिक बनना। अब आपको पता है कि जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो नदियाँ जलप्रपातों का अधिक निर्माण करती हैं, वाटरफॉल बनाती हैं। अब जिन नदियों में जलप्रपात अधिक बनते हैं उन नदियों में जल परिवहन की सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। नदियों में जलप्रपातों का अधिक बनना, जिन नदियों में जलप्रपात बनते हैं उन नदियों में जल परिवहन की सुविधाएं विकसित नहीं हो पाती हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। चौथी देखिए, नदियों में अवसाद की अधिकता। अवसाद का मतलब होता है कीचड़, या जो नदियाँ अपने साथ में कंकड़ पत्थर जो लेकर के आती हैं वो भी धीरे धीरे नदियों में जमा होता रहता है। उससे नदियों का जो गहराई वाला जो भाग होता है वो कम हो जाता है, और जब गहराई वाला भाग कम हो जाता है तो उन नदियों में नौकाएँ या जो जहाज होते हैं वो चल नहीं पाते हैं, इसलिए ये भी एक बड़ी समस्या है। तो नदियों में अवसाद की अधिकता। जो नदियाँ उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं वो अपने साथ में ढेर सारा मलबा लेकर के आती हैं, तो मलबा जो है उस मलबे को वो धीरे धीरे जमाने लगती हैं, है ना, निक्षेपित करने लगती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, और जिससे अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है और नदियों में पानी
जो है वो तटबंधों को तोड़ करके बाहर निकलने लगता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। उसके बाद में 4 नंबर देखिए, नित्यवही नदियों से सिंचाई की नहरें निकाले जाने से जल की मात्रा का कम होना। अब आपको पता है कि नित्यवही नदियाँ, जिनको हम वर्ष पर्यंत बहने वाली जो नदियाँ हैं उनके अंदर भी कंसीडर करते हैं, नित्यवही नदियाँ कह दीजिए या वर्ष पर्यंत बहने वाली जो नदियाँ हैं जो मुख्यतः हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं, तो उन नदियों से उत्तर भारत में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा है, इनमें उन बड़ी जो वर्ष पर्यंत बहने वाली जो नदियां हैं उनसे नहरें निकाल ली गई हैं। अब नहरें निकालने के बाद में उनमें जल की मुख्य धारा का जो जल है वो कम हो गया। अब मुख्य धारा का जल जब कम हो गया तो उनमें जल की मात्रा का कम होने से भी जल परिवहन की सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। 6 नंबर देखिए, तटीय क्षेत्र की नदियों में लवणता की मात्रा का अधिक होना। जो तटीय क्षेत्र की नदियां जो हैं उनमें लवणता की मात्रा अधिक है। अब लवणीय जल जो होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, और अधिक घनत्व वाला जो जल होता है उसमें जल परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, क्योंकि नौकाएं उसमें धीमी गति से चल पाती हैं, अधिक ईंधन की खपत होती है। अधिक लवणता वाला जल गाढ़ा होता है ना, तो उसमें भी नौकाएं चल नहीं पाती हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। उसके बाद में देखिए आंतरिक जल परिवहन के लाभ। आंतरिक जल परिवहन के लाभों की हम बात कर लें। अब इससे लाभ कौन कौन से हो रहे हैं आंतरिक जल परिवहन से, उनकी भी हम बात कर लें। आंतरिक जल परिवहन के लाभों में सबसे सस्ता परिवहन का माध्यम। आपको पता है कि लंबी दूरियों के लिए सबसे सस्ता परिवहन का माध्यम कौन सा है? जल परिवहन है। तो एक तो पहला लाभ तो क्या हो गया, सबसे सस्ता परिवहन का माध्यम। उसके बाद में दूसरा क्या है, रख रखाव पर न्यूनतम खर्च। मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि इन आंतरिक जल परिवहन का जो रख रखाव है या देख रेख में कोई भी खर्चा नहीं होता। न्यूनतम खर्चे पर इनको बस नाव खरीदने में और जलयान बनाने में ही खर्चा लगता है, और किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होता है। ऊर्जा की बचत। अब आंतरिक जल परिवहन में ऊर्जा की बचत कैसे होगी? ऊर्जा की बचत ऐसे होगी, जैसे मान लीजिए गंगा नदी आ रही है। अब गंगा नदी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में आपको परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। तो गंगा नदी के जल का जो वेग है उस वेग के साथ ही आपकी नाव और या आपका जो जलयान है वो उस दिशा में अपने आप ही मूव करने लगेगा, अपने आप ही गति करने लगेगा। तो उससे ऊर्जा की बचत भी होगी, आपको अलग से ऊर्जा खपत ही नहीं करनी पड़ेगी ना, अपने आप ही जल के बहाव से ही आपकी नाव आगे बढ़ने लगेगी। उसके बाद में 4 नंबर देखिए, भारी भरकम सामानों के लिए उपयुक्त। भारी भरकम जो है बड़े बड़े जो सामान होते हैं या मशीनरी जो होती है, बड़ी जो मशीनें होती हैं, उन बड़ी बड़ी मशीनों को और अन्य प्रकार के जो भारी भरकम या भारी सामान जो होते हैं उनके लिए जल परिवहन जो है सबसे उत्तम प्रकार का साधन माना जाता है। उसके बाद में 5 नंबर देखिए, वर्षा काल में उत्तरी पूर्वी भारत में उपयुक्त परिवहन का माध्यम। आपको पता है कि उत्तरी पूर्वी जो भारत है ना, अरुणाचल प्रदेश है, आपका असम है, मेघालय है ना, इन उत्तरी पूर्वी भारत में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको ध्यान होगा ना। तो उत्तरी पूर्वी भारत में अन्य सभी प्रकार के जो परिवहन के साधन हैं या माध्यम जो हैं वो बाधित हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति में जब वो रेल परिवहन बाधित हो जाता है, सड़क परिवहन बाधित हो जाता है, तो ऐसे समय में और मौसम के अनुसार, क्योंकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों वाला क्षेत्र है वो, तो वहाँ पे वायु परिवहन भी अधिकांशतः प्रभावित रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों में फिर आपका जो है जल परिवहन ही एकमात्र साधन बन जाता है। तो उपयुक्त साधन है जल परिवहन ही उत्तरी पूर्वी भारत में वर्षा के समय में। ये भी बहुत ही बड़ा फायदा है। जल परिवहन के माध्यम से न्यूनतम प्रदूषण का होना। अब आपको पता है जल परिवहन के माध्यम से न्यूनतम प्रदूषण होता है। न्यूनतम प्रदूषण कैसे हो रहा है? क्योंकि ऊर्जा की बचत हो रही है ना। अब ऊर्जा की बचत हो रही है क्योंकि जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में आपकी नौका भी जा रही है, आपकी नाव भी उसी दिशा में बह रही है, तो आपको ऊर्जा की खपत ही नहीं करनी पड़ रही है ना। तो आपको आपका ईंधन ही काम में नहीं आ रहा, तो प्रदूषण भी नहीं होगा फिर। तो ये भी एक बड़ा फायदा है। बंदरगाह किसे कहते हैं? इसमें यहाँ पे ये चीज़ अपन देख लेते हैं। बंदरगाह जो है पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट है ना बंदरगाह। समुद्र के तट, समुद्र का जो तट है आपको पता है दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत की समुद्री जो तटीय सीमा है उसकी हम बात कर रहे हैं। समुद्र का तट मान लीजिए, अथवा नदी के किनारे पर स्थित वह स्थान जिसका एक पोताश्रय स्थल है। पोताश्रय स्थल का मतलब होता है कि वास्तव में पोत प्लस आश्रय, पोत प्लस आश्रय, इस शब्द को हम तोड़ देते हैं ना, तो पोत प्लस आश्रय। अब यहाँ पे देखिए पोत का मतलब नाव हो गया, पोत का मतलब क्या हो गया? नाव, और आश्रय का मतलब क्या हो गया?
विश्राम स्थल, जहाँ पे बड़े बड़े जो नाव होते हैं, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, उनको आश्रय दिया जाता है, उसे हम पोताश्रय स्थल कहते हैं। ठीक है ना। तो बंदरगाह की पहली विशेषता या पहली शर्त क्या है कि बंदरगाह जो होते हैं उन सभी बंदरगाहों का एक पोताश्रय स्थल होता है। ये अति आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है ना। एवं जहाँ जहाज़ों से माल उतारने, दूसरी विशेषता क्या है, जहाँ जहाज़ों से जो बड़े बड़े जहाज होते हैं मालवाहक जहाज होते हैं, उन मालवाहक जहाज़ों से माल उतारने तथा चढ़ाने की पर्याप्त सुविधा होती है उन बड़े बड़े जहाज़ों से माल उतारने तथा चढ़ाने की पर्याप्त सुविधा होती है। ये भी एक दूसरी विशेषता है। एवं प्रत्येक बंदरगाह का पोताश्रय स्थल पीछे की ओर विस्तृत पृष्ठ प्रदेश स्थित होता है। प्रत्येक जो बंदरगाह होता है उसका जो पोताश्रय स्थल होता है, जहाँ पे जहाज़ों को विश्राम दिया जाता है, रोका जाता है, उनको जहाज़ों को रोक करके जो तट होता है उस तट के पास में जहाज़ों को लगा दिया जाता है, और लगाने के बाद में जो माल होता है, सामान जो होता है, उसे उतारा भी जाता है और दूसरा माल उसमें चढ़ाया भी जाता है। ठीक है ना। तो ये सुविधा होती है। और प्रत्येक जो बंदरगाह होता है उस बंदरगाह का जो पोताश्रय स्थल होता है उसके पीछे की ओर विस्तृत पृष्ठ प्रदेश स्थित होता है। अतः बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो मुख्य रूप से बंदरगाहों के माध्यम से ही संपन्न होता है, उसे ही बंदरगाह कहते हैं। देखिए, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये भारत का तट है। अब भारत का ये तट है, अब इस तट के पास में जो जहाँ पे पोताश्रय स्थल या जो जहाज़ों को रोकने की सुविधाएं होती हैं वो सारे ये बंदरगाह होंगे, है ना, वो बंदरगाह हो जाएंगे। अब बंदरगाह का ये जो पीछे वाला जो भाग है, ये जो पीछे वाला भाग है जहाँ से कच्चा माल आता है और तैयार माल भी यहाँ पे खपत होता है, और कच्चा माल भी यहाँ से जहाज़ों के माध्यम से अन्य देशों में पहुँचता है ना। तो ये जो पीछे का जो भाग है ना, ये वाला जो पीछे का पूरा जो भाग है, ये प्रत्येक बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। पृष्ठ प्रदेश में तैयार माल की खपत होती है और कच्चा जो माल होती है उसकी आवाक होती है, मतलब वो प्राप्त किया जाता है। तो ये पीछे का, बंदरगाह के पीछे का और जो ये वाला जो भाग होता है उसको हम पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं महासागरीय जल परिवहन की। महासागरीय जल परिवहन की हम बात कर लें। महासागरीय जल परिवहन की हम बात कर रहे हैं। भारत की मुख्य जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है ना। 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6100 किलोमीटर। भारत की संपूर्ण तटीय सीमा, और संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर तो मुख्य जलीय सीमा हो गई। जबकि द्वीपों की अगर जलीय सीमा को भी हम लगाते हैं, 11th क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाया था मैंने। भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर, जिसको हम राउंड फिगर में कितना लिख सकते हैं? राउंड फिगर में हम 7517 किलोमीटर लिख सकते हैं। 7517 किलोमीटर लिख सकते हैं। वैसे कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये है। ये है। ठीक है, ये आप ध्यान कर लेंगे। 7516.6 किलोमीटर, और इसको राउंड फिगर में इसको 16.6 को आप 7 कर सकते हैं, 17 कर सकते हैं। 16.6 को 17 कर सकते हैं राउंड फिगर में। तो ये 7516.6 किलोमीटर जो है उसमें मुख्य जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, और द्वीपों की जलीय सीमा सहित ये पूरी है। तथा 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का समुद्री आर्थिक क्षेत्र है। समुद्री आर्थिक क्षेत्र कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर का समुद्री आर्थिक क्षेत्र है ना। संपूर्ण जो तटरेखा है उस पर 13 मुख्य बंदरगाह हैं एवं 20 लघु बंदरगाह हैं। 20 क्या हैं? छोटे बंदरगाह हैं, और लगभग 200 उनसे भी छोटे बंदरगाह हैं। सबसे छोटे बंदरगाह कितने हैं? 200 हैं। 13 मुख्य बंदरगाह हैं, 20 लघु बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं स्थित हैं। उपरोक्त बंदरगाहों के द्वारा देश का लगभग जो ये बंदरगाह हैं कौन कौन से? 13 हैं, 20 हैं और 200 हैं। इन बंदरगाहों के द्वारा लगभग देश का 95% मूल्य पर आधारित 70%, अगर मूल्य की बात करें तो 70% मूल्य
तक का जो सामान है उसकी बात कर रहे हैं। और प्रतिशत में बात करें तो 95% व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है, समुद्री मार्ग द्वारा होता है। अगर मूल्य की बात करें तो 70% मूल्य की जो सामग्री होती है वो व्यापारिक समुद्री मार्ग के द्वारा संपन्न होती है। और वैसे प्रतिशत में बात करें तो 95% जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है, जिनमें से 13 बड़े बंदरगाहों के द्वारा, जिनमें से जो 13 बड़े जो बंदरगाह हैं, बड़े बंदरगाहों के द्वारा कुल समुद्री व्यापार का जिनमें से 13 बड़े बंदरगाहों के द्वारा कुल समुद्री व्यापार का 76% व्यापार किया जाता है। 13 जो बड़े बंदरगाह जो हैं उनके द्वारा 76% व्यापार किया जाता है। छोटे बंदरगाहों में, अब देखिए यहाँ पे छोटे बंदरगाहों की हम बात कर रहे हैं। छोटे बंदरगाहों में पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में 40 बंदरगाह हैं। छोटे बंदरगाहों की बात कर रहे हैं। छोटे बंदरगाहों में पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में 40 बंदरगाह हैं, है ना। महाराष्ट्र में 53 हैं, गोवा में 5 हैं, दमन व दीव में 2 हैं, कर्नाटक में 9 हैं, केरल में 13 हैं, लक्षद्वीप में 40 हैं तथा तमिलनाडु में 14 हैं, पांडिचेरी में 1 है, पश्चिम बंगाल में 1 है। छोटे बंदरगाहों की बात हो रही है, बड़े बंदरगाहों की बात नहीं हो रही है। बड़े बंदरगाह इनके अलावा हैं। अंडमान निकोबार में 23 हैं। छोटे बंदरगाहों की बात हो रही है, पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो ये आप ध्यान कर लेंगे। तथा से पहले ये देखिए यहाँ पे हमने क्या बात की है, ये जो तथा लिखा हुआ है उससे पहले ये सारे जो बंदरगाह हैं ऊपर वाले ये सारे पश्चिमी तट पर स्थित हैं, जबकि तमिलनाडु से लेकर के ये सारे जो बंदरगाह हैं ये पूर्वी तट पर स्थित हैं। ये भी आप ध्यान कर लेंगे। देश की सबसे बड़ी जहाजरानी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर, जहाजरानी कंपनी का पहले क्या नाम था, प्राइवेट लिमिटेड था, जिसको बदल करके पब्लिक लिमिटेड क्या कर दिया गया, पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया। तथा इस कंपनी को भारत सरकार के द्वारा 24 फरवरी 2000 को मिनी रत्न का खिताब या पुरस्कार दिया गया। मिनी रत्न का खिताब या पुरस्कार दिया गया। तो ये कंप्लीट हो गया। कल हम जो 13 जो मुख्य बंदरगाह हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई व्यापारी है और कोई व्यापारी जो है वो उसे जलीय सीमा से या समुद्री मार्ग से व्यापार करना है, तो राजस्थान का कोई व्यापारी है और उस राजस्थान का जो व्यापारी है उसको जलीय सीमा या जलीय समुद्री सीमा जो है उससे व्यापार करना है। तो व्यापार करने के लिए उसके सबसे निकट कौन सा बंदरगाह स्थित होगा, तो कांडला बंदरगाह 200 किलोमीटर दूर है राजस्थान से। तो सबसे निकट बंदरगाह कौन सा हो गया राजस्थान के, कांडला बंदरगाह हो गया ना। तो कल हम इस जो 13 बंदरगाह मुख्य हैं उन 13 बंदरगाहों की लोकेशन को लेकर के जो भारत का मानचित्र है उसमें हम इसकी बात करेंगे, तो वो भी हम ऐड कर देंगे इसमें। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे, तो आपको लोकेशन का ध्यान हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आपकी पूरी मेहनत बेकार होती है। एक एक क्वेश्चन का ध्यान रखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे की बात हम कल करेंगे।